नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका इस नए वीडियो में। इस वीडियो हम लोग पढ़ने वाले हैं यूपीएसआई प्रैक्टिस सेट, वो भी पॉलिटी का, और जहां पर हम लेकर गए हैं 20 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। और इन 20 क्वेश्चन में देखना है कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही होते हैं, और जितना भी स्कोर आएगा आप लोग कमेंट में जरूर कीजिएगा। तो आप लोग इस वीडियो को देखें, अंत तक बने रहें, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसको जो है आप शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास जो दिया गया है वो देखिए क्या है। कहा गया है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष कानून बनाने का अधिकार देता है। देखिए मौलिक अधिकार हमारे पास तो देखिए कितना है, हमारा जो आर्टिकल यानी कि भाग नंबर 3, भाग नंबर कौन सा आता है, यानी कि पार्ट 3 है, जहाँ पे 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकारों के बारे में जिक्र किया गया है। और उन्हीं में से पूछा गया है कि भैया कि ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष कानून बनाने का अधिकार देता है। देखिए आर्टिकल नंबर 14 की अगर मैं बात करूँ तो यह है कि कानून के समझ सभी को समानता होती है, कानून की समानता होती है। आर्टिकल 12 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या होता है, राज्य की परिभाषा होती है। और आर्टिकल 15 तो यही हो जाएगा, इसका आंसर कौन सा ही होगा, आर्टिकल 15 सही होगा, जो राज्य को यह अधिकार देता है कि आप महिलाओं और बच्चों के लिए एक विशेष कानून बना सकते हैं। और अनुच्छेद 23 की अगर मैं बात करूँ देखिए किसके लिए होता है, ये अल्पसंख्यकों के लिए बना हुआ है। इसमें अल्पसंख्यकों के अधिकार दिए गए हैं, ठीक है, जहाँ पर वो लोग अपने जो है किसी भी इंस्टीट्यूट का जो है वो कर सकते हैं अपने समाज के उत्थान के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होने वाला है। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में राजकुमारी अमृत कौर को कौन सा विभाग दिया गया था। देखिए मंत्रिमंडल, जो स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल था, उसमें अगर मैं देखूँ संविधान सभा में जो है कुल मिला के जो सदस्य थे वो कितने थे, 389 थे। और इन 389 में से महिलाओं की संख्या कितनी थी, 15 थी। तो उन्हीं 15 में से देखो एक महिला है राजकुमारी अमृत कौर, और कहा गया कि इनको कौन सा पद दिया गया था, कौन सा विभाग दिया गया था। तो देखिए गृह विभाग इनको नहीं मिला था, रेल विभाग इनको नहीं मिला था, कौन सा मिला था, स्वास्थ्य विभाग की हम यहाँ पे टिक कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर लिखा कि IR को एल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य मामला संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है। देखो अनुसूची हमारे पास यहाँ पर दी गई और कहा गया है कि ये जो मामला है IR को एल्हो वर्सेस तमिलनाडु, तो ये जो मामला ये किस अनुसूची से संबंधित है। तो ये जो अनुसूची है अनुसूची नंबर 9 जिससे संबंधित है। देखिए 9वीं अनुसूची में क्या है, ये भूमि सुधार से संबंधित है, भूमि सुधार से संबंधित है। अगर मैं बात करूँ 7वीं अनुसूची में, देखो इसमें क्या है कि 7वीं अनुसूची में क्या क्या दिया गया है। 7वीं अनुसूची में क्या है कि देखो संघ सूची में कितने विषय होंगे, राज्य सूची में कितने विषय होंगे, और संवर्धित सूची में कितने विषय, उन सब के बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है। उसके बाद 8वीं की अगर मैं बात करूँ, 8वीं में क्या है कि भाषाओं का जिक्र किया गया है। तो कुल मिला के अगर मैं वर्तमान संविधान की बात करूं, वर्तमान संविधान में भाषा कितनी है, तो हम ये कह सकते हैं कि 22 प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। पहले कितनी थी, पहले 14 थी, अब 8 और जोड़ दी गई हैं। उसके बाद 9वीं में देखो देखिए भूमि सुधार संबंधित, और 10वीं सूची में क्या है कि 10वीं सूची में क्या है, दल बदल पर रोक लगा दी गई। तो ये दल बदल से संबंधित है। तो देखो ये सारे आर्टिकल्स हमने यहाँ पर देख लिए हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है। आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं कर सकते हैं। देखो मौलिक अधिकार सभी को पता होगा, इसमें जो है कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं करते, वो है आर्टिकल 20, 21, इसको हम कभी भी निलंबित नहीं कर सकते हैं। अब लेकिन बात ये आती है कि आखिर ये आपातकाल कितने कौन से आर्टिकल में आता है। देखिए जो आपातकाल है ये 3 प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। एक है आर्टिकल 352, फिर एक है 356 और फिर 360। तो आपातकाल को जो जिक्र किया गया वो 352, 356 और 360 में किया गया। तो पहली बार जो आपातकाल लगा वो कब लगा, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, पूछा सकता है कि पहली बार हमारे देश में आपातकाल कब लगा। तो हम ये कह सकते हैं कि आपातकाल हमारे पास 1962। कब लगा, 1962। अब 1962 क्यों लगा था, क्योंकि उस टाइम जो है भारत और चीन के बीच में क्या चल रहा था, युद्ध चल रहा था। तो भारत और चीन युद्ध के कारण यहाँ पर आपातकाल लगाया गया था। दूसरी बार आपातकाल कब लगा, तो दूसरी बार जो आपातकाल लगा है वो है 1971। अब 1971 में कब लगाया, क्योंकि इस दौरान जो है भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध चला था, भारत वर्सेस पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, ठीक है। अब एक बार और भी आपातकाल लगाया गया है, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि तीसरी बार आपातकाल कब लगाया गया और क्यों लगाया गया। तो अभी देखो मैं यहाँ की बात कर लेता हूँ। देखिए जैसे हमने कहा कि आपातकाल 3 प्रकार से कर सकते हैं, एक आर्टिकल 352, 356 और 360। तो 352 में किसका जिक्र किया गया, तो देखिए जब ये आंतरिक अशांति की बात होती है तो वहाँ पर आपातकाल तब लगता है। आंतरिक अशांति मतलब जिसे बोलते हैं सशस्त्र विद्रोह कहते हैं। फिर 356 में क्या होता है, ये होता है राष्ट्रीय आपात के बारे में बात आती है, राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात मतलब होता है जहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। और 360 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे होता है वित्तीय आपात,
यानी कि जब आर्थिक रूप से कोई समस्या आ जाती है तो वहाँ पर फिर कौन सा आपात लगाया जाता है, वित्तीय आपात लगाया जाता है। तो आप ये 3 आर्टिकल जरूर याद रखिएगा कि 352 में क्या है, 356 में क्या, 360 में क्या है। और आपातकाल, ये भी एक प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है कि आपातकाल का जो जिक्र है वो किस भाग में किया गया है, तो हम बताएंगे इसका जो जिक्र है वो भाग 18 में किया गया है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था 1950 में के मुंशी की अध्यक्षता में, बिल्कुल गलत बात है। 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन से होगा, सेकंड नंबर से हो जाएगा, क्योंकि राजकीय भाषा का जो आयोग का गठन हुआ था वो 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में किया गया था। बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पे क्या है, रॉन्ग है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में कौन सा अधिकार के किस अनुच्छेद में सहकारी समितियों के गठन का अधिकार दिया गया है। सहकारी समितियां, देखिए पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो आर्टिकल 19 है उसमें क्या क्या चीजें दी गई हैं। आर्टिकल 19 है क्या, किससे संबंधित है ये आर्टिकल 19, ये स्वतंत्रता से संबंधित है, स्वतंत्रता। अब इसमें देखो हमें बहुत सारे क्लॉज दिए गए हैं, इसमें भी अलग अलग क्लॉज दिए गए हैं। तो यहाँ पर कहा गया 19(1)(b। अब 19(1)(b) में किसका जिक्र आता है भाई, तो 19(1)(b) में जो आता है, हम इसमें क्या कर सकते हैं, अगर मान लो कि हमें जो है कहीं पर इकट्ठा होना, हम यहाँ पे सभा आयोजित कर सकते हैं। 19(1)(b) में क्या कर सकते हैं, हम सभा को आयोजित कर सकते हैं। और इसमें जो चीज़ दी गई है वो 19(b) के अंतर्गत आती है कि आप बिना किसी हथियारों के आप सभा आयोजित कर सकते हैं। 19(1)(a), इसमें क्या होता है, इसमें तो भाई पूरी तरह से बोलने की स्वतंत्रता होती है, सभी को पता होगा। इसमें क्या है, बोलने की स्वतंत्रता हो जाएगी। और उसके बाद फिर आते हैं देखो 19(1)(c), इसमें क्या होता है, देखो इसमें क्या है कि इसी में जिक्र किया गया किसका, सहकारी समितियों का। सहकारी समिति का जो जिक्र किया गया है वो आर्टिकल 119(c) में जिक्र किया गया। और 119(1)(d) में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि हम भारत को कोई भी नागरिक पूरे देश में कहीं भी घूम सकता है। तो अभी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि क्या हो गया इसमें, तो भ्रमण की स्वतंत्रता होती है। इसमें किसकी होती है, भ्रमण की स्वतंत्रता, यानी कि हम भारत में किसी भी कोने में हम लोग घूम सकते हैं। तो ये देखो सारी आर्टिकल बात हो गई। अगर मैं इसका आंसर की बात करूँ तो यहाँ पर कौन सा बोलेंगे, ये ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट आंसर इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर देखो हम देखते हैं क्या है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नामांकन हेतु उम्मीदवार को कम से कम कितने अनुमोदक और कितने प्रस्तावक की आवश्यकता होती है। तो ये सभी को पता होगा कितने अनुमोदक और कितने प्रस्तावक की आवश्यकता होती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसमें 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर यहीं पर प्रश्न पूछ लिया जाए कि भैया राष्ट्रपति के लिए नहीं, उपराष्ट्रपति के लिए बताइए, किसके लिए, उपराष्ट्रपति के लिए, तो उपराष्ट्रपति में देखो चीजें बताई जाती है। वहां पर क्या होता है कि 20 अनुमोदक चाहिए होते हैं और 20 क्या चाहिए होते हैं, प्रस्तावक चाहिए होते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पे देखो इससे जुड़ी बातें और कौन कौन सी होती हैं। राष्ट्रपति के बारे में अगर मैं बात करूँ, राष्ट्रपति की इसका चुनाव किस आर्टिकल में किया जाता है, तो इसका जो चुनाव है वो किस में है, आर्टिकल 54 में है। और अगर मैं बताऊँ किस जो प्रक्रिया है, चुनाव की प्रक्रिया है वो किस आर्टिकल में आती है, तो वो आती है आर्टिकल 55। तो जो राष्ट्रपति का पद है वो कहाँ से लिया गया, तो हम ये कह सकते हैं ये लिया गया है कहाँ से, अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका से पद लिया गया है। लेकिन जो चुनाव की प्रक्रिया है, चुनाव की प्रक्रिया वो किस देश से लिया गया है, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं ये कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। अगर मैं आर्टिकल 56 की बात करूँ, आर्टिकल 56 का कार्यकाल होता है, राष्ट्रपति का होता है, बाकी फिर बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये इसमें देखो याद रखेंगे राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नामांकन हेतु जो है 50 अनुमोदक और 50 प्रस्ताव जरूरी होते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि लोकसभा का पहली बार विधिवत गठन कब हुआ। लोकसभा यानी कि हाउस ऑफ पीपल, तो लोकसभा का जो पहली बार विधिवत गठन हुआ है वो कब हुआ है, तो हम ये कह सकते हैं 17 अप्रैल 1952 में गठित हुआ है। और ये तो गठन हुआ है इसका, इसमें क्या हुआ, इसका गठन हुआ है। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि लोकसभा की पहली बैठक कब हुई, तो देखिए याद रखें पहली बैठक, तो पहली बैठक हुई थी हमारे जो है 13 मई 1952 को हुई थी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है, ये कथन किसका है। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है। तो ये देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये किसके मतलब ये कथन किसका है, तो क्या प्रतिभा पाटिल का है, बिल्कुल नहीं। सरोजिनी नायडू, यस, इसका आंसर क्या सही होगा, सरोजिनी नायडू का ये कथन है। क्यों देखो, क्योंकि जो सरोजिनी नायडू है ये पहली महिला राज्यपाल है, ये पहली क्या है, महिला राज्यपाल है। तो इन्होंने ये जो कथन है इन्हीं का है, सरोजिनी नायडू का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राज्यपाल में निम्नलिखित में कौन से शक्ति निहित नहीं होती है।
कौन सी शक्ति निहित नहीं होती है? विधानसभा के सत्रावसान की, विधानसभा को स्थगित करने की, विधानसभा को आहूत करने की और विधानसभा को विघटित करने की। अब देखो यहाँ पर बढ़िया क्वेश्चन है, राज्यपाल को निम्नलिखित में कौन सी शक्ति निहित नहीं होती? तो राज्यपाल, देखिए पहले समझते हैं राज्यपाल की जो शक्तियां हैं वो किस में बात करते हैं। राज्यपाल की जो शक्तियां हैं, राज्यपाल अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 174, इसमें कहा गया है कि जो राज्यपाल है इसके पास वो क्या कर सकता है? ये सत्र को आहूत कर सकता है, सत्र को आहूत कर सकता है, सत्रावसान की भी शक्ति इसके पास होती है, और तीसरी चीज हम ये कह सकते हैं कि ये सत्र को विघटित भी कर सकता है। तो कुल मिलाकर इसके पास ये तीन शक्तियां हमारे पास है, सत्र को आहूत भी कर सकता है, सत्र को सत्रावसान भी कर सकता है और सत्र को विघटित भी कर सकता है। लेकिन एक चीज बची है, वो कौन सी? स्थगन। तो अगर बात आए विधानसभा को स्थगन करने की शक्ति होती है तो हम कहेंगे बिल्कुल नहीं होती है। विधानसभा को स्थगित करने की शक्ति जो होती है वो उस सभा का कौन होगा? अध्यक्ष होगा। अध्यक्ष के पास ये पावर होती है, वो चाहे तो इसका स्थगन कर सकता है और ना चाहे तो उसका स्थगन नहीं हो सकता है। तो कुल मिलाकर ये जो तीनों पावर्स हैं ये किसकी हैं? तीनों पावर ये है उसके राज्यपाल की, और बाकी ये वाला किसका है? अध्यक्ष का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है कि पद्म विभूषण, पद्म भूषण एवं पद्मश्री उपाधियां हैं मगर यह पुरस्कार समानता के आधार का उल्लंघन नहीं करते हैं, ये किस मामले से संबंधित है? पहले लिखा हुआ है कि बालाजी राघवन बनाम भारत संवाद 1996, और दूसरा लिखा है शंकरी प्रसाद बनाम सर्वोच्च न्यायालय 1951, और तीसरा लिखा हुआ है गोलकनाथ बनाम पंजाब 1967 और केशवरन भारती मामला 1973। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन, ऑप्शन जो है बहुत ही आसान को दिए गए हैं। बालाजी राघवन, इसको भी रोक देते हैं। ठीक है, शंकरी प्रसाद बनाम सर्वोच्च न्यायालय 1951, ये किससे संबंधित मामला है? देखो ये मामला संबंधित है मौलिक अधिकारों से, मौलिक अधिकार से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि भैया हम मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकते हैं। जो ये मामला आया था शंकरी प्रसाद बनाम सर्वोच्च न्यायालय की, तो मौलिक अधिकार संबंधित हो गया। गोलकनाथ बनाम पंजाब, ये भी किससे संबंधित? ये भी मौलिक अधिकार से संबंधित। इसमें कहा गया कि आप जो है संविधान में क्या बोलते हैं, संविधान के जो मौलिक अधिकार हमें दिए गए हैं उनमें संशोधन बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। और तीसरा फिर यहाँ पे जो लिखा है केशवरन भारती मामला, यानी केशवरन भारती वर्सेज केरल राज्य, केरल राज्य 1973, इसमें कहा गया है कि हम मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकते हैं, मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है, परंतु एक चीज का विशेष ध्यान दिया जाएगा कि उसके मूलभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, मूलभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो कुल मिलाकर अगर मैं इसकी बेसिकली बात करूं तो ये जो तीनों दिए गए हैं ये सब किससे संबंधित हैं? ये हैं सब मौलिक अधिकार से संबंधित हैं। तो बचा कौन है भैया? बालाजी राघवन बनाम भारत संवाद केस। तो ये किससे संबंधित हो जाएगा? तो हम ये बोलेंगे भैया ये किससे संबंधित है? जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है ये उसी से ही संबंधित हो जाएगा। तो याद रखें कि ये चीज पद्म विभूषण और पद्मश्री उपाधियां हैं मगर ये पुरस्कार समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है। उपाधियां मतलब क्या होता है? देखिए एक आर्टिकल 18 है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत एक आर्टिकल क्या आता है? 18 है। उसमें ये बताया गया है कि आप किसी भी प्रकार की उपाधि को धारण नहीं कर सकते हैं, उपाधि को धारण नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये जो पद्म विभूषण है और पद्म विभूषण ये किसी प्रकार के जो है उपाधियों को उल्लंघन नहीं करते, ये इस मामले में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? मौलिक कर्तव्य, राष्ट्रधर्म का सम्मान बिल्कुल है कर्तव्य, प्राकृतिक वातावरण की रक्षा बिल्कुल सही बात है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा ये भी बिल्कुल सही बात है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना, देखो ये चीज़ थोड़ी सी बन जाती है अच्छी से ना। लेकिन मैं देखो अगर बात करूँ राष्ट्रगान का सम्मान करना मौलिक कर्तव्य बिल्कुल सही बात है, प्राकृतिक वातावरण रक्षा ये भी एकदम मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत ही आता है, और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा ये भी किसमें आता है? मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। लेकिन यहाँ पर लिखा राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना। अब ये जो चीज़ दी गई, ये ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है ये है किसमें? डीपीएसटी के अंतर्गत आता है, डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, अर्थात इसे बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सी होगा? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का स्थानों का रक्षा करना हो जाएगा। लेकिन देखिए अगर मैं यहाँ पे पूछा जाए कि मौलिक कर्तव्य जो है इनका जिक्र किस में किया गया है, आप किस मतलब कौन से आर्टिकल में किया गया है, तो हम यहाँ बताएंगे कि आर्टिकल 51A में इसका जिक्र किया गया है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। संघ के कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? संघ की कार्यपालिका की जो शक्ति है वो किसमें निहित होती है? तो इसमें तो भाई बिना देखे आंसर कर सकते हो, राष्ट्रपति भी निहित होती है। किसमें होती है? राष्ट्रपति भी निहित होती है, क्योंकि संघ की जितनी भी कार्यपालिका जो भी शासन चलाया जाता है, देश का शासन चलाते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से ही चलाया जाता है, और इस वजह से जितनी भी शक्तियाँ होती है सब में किसमें होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। और राष्ट्रपति देखिए जो संघ है, एक बात कर लेते हैं, संघ ये किस भाग में आता है? तो संघ आता है भाग 5 में। कहाँ पे आता है? भाग 5 में। कितने आर्टिकल से कहाँ तक आता है? तो इस आर्टिकल का जो जिक्र किया जाता है वो कहाँ से है? 52 से लेकर के 151 तक है।
ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो हमारा आर्टिकल ये जो भाग 5 है भाव से लेकर 151 तक है। आगे बढ़ते हैं। बालकों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? बालकों के निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा, तो वो किस में आता है भैया? आर्टिकल अनुच्छेद यानी कि 45 में इसका आंसर सही हो जाएगा। और रही बात देखिए 47, 49 और ये 43, ये सब क्या है? ये डीपीएसपी ही तो है। और डीपीएसपी में अगर कोई मुझे बता दे कि 43 में क्या होता है, तो 43 में क्या होता है? 43 में ये होता है कि भैया जो जितनी मजदूरी करता है उसको उसी हिसाब से जो है क्या कि मजदूरी दी जाए। और आर्टिकल 47 और 49 क्या होता है? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका किसके समक्ष दायर की जा सकती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा गया कि संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में चुनाव प्रक्रिया के समक्ष जो हमें याचिका होती है वो किसके संबंध में दायर कर सकते हैं? तो यहाँ पे हम जो टिक करने वाले होंगे वो कौन सा होगा? निर्वाचन आयोग बिल्कुल नहीं होगा, और सर्वोच्च न्यायालय वो भी बिल्कुल नहीं होगा। उच्च न्यायालय की बात करते हैं, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? उच्च न्यायालय होगा। क्यों होगा उच्च न्यायालय? देखिए जो संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव होते हैं वो राज्य से संबंधित होते हैं, क्योंकि चुनाव कहाँ होता है? राज्य में होता है, और राज्य में संबंधित कोई भी मामला होता है तो वो कहा जाता है उच्च न्यायालय में जाता है। तो इसलिए यहाँ पर जो टिक करेंगे वो कौन सा आएगा? उच्च न्यायालय की बात होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? अभी जस्ट मैं पीछे बता के आ रहा हूँ कि मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस में किया गया है। तो ये चीज भी देखो अभी पीछे भी पता चले आ रहा है कि मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया। तो हम यहाँ बताएंगे अनुच्छेद कितना हो गया? 51 नंबर ए हो जाएगा। इसमें कोई बहुत कठिन चीज नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति बिल्कुल नहीं होता है, बात लेकिन जो क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा कहा गया उपराष्ट्रपति, फिर राष्ट्रपति और फिर क्या लिखा हो? प्रधानमंत्री। तो हम यहाँ पर कौन सा कर रहे होंगे? उपराष्ट्रपति, क्योंकि ये जो है ये राज्यसभा क्या होता है? पदेन सभापति होता है। ये सभा की जो है क्या करता है? ये अध्यक्षता करता है। क्या करता है? ये अध्यक्षता करता है, यानी कि जो है जो सदन होता है उसको संचालित करता है। सदन संचालित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के प्रावधान को शामिल करती है 10वीं अनुसूची संविधान में किस वर्ष जोड़ी गई थी? 10वीं अनुसूची यानी कि दल बदल पर 10वीं अनुसूची, अभी देखो पीछे बताया 10वीं अनुसूची क्या होती है? दल बदल से संबंधित होती है। लेकिन इसमें पूछा गया कि आखिर ये जो दल बदल वाला है सिस्टम ये किस अनुसूची में जोड़ा गया और कब जोड़ा गया है? तो हम तो बताएंगे भाई 10वीं सूची में है और कब जोड़ा गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि 52वें संविधान संशोधन 1985 में ये जोड़ा गया था। तो 1985 कोई ऑप्शन दिया गया? देखो 1992 बिल्कुल नहीं होगा, 1985 ये दिया गया। आंसर इसका क्या हो जाएगा? ये आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है कि राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ? प्रथम राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो प्रथम राज्यसभा का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1952 में हुआ था। ठीक है, तो इसमें कोई खास बात नहीं, छोटी कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या, निम्नलिखित में भारत के संविधान की 6वीं अनुसूची में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? 6वीं अनुसूची में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? अनुसूची की देखो मैं आपको जो 6वीं अनुसूची है उसकी बात करते हैं थोड़ा सा। इसमें 4 राज्यों को दर्जा मिला है, कि कहा गया है 4 राज्य होंगे। कौन कौन से होंगे? एक है असम, मिजोरम और एक है त्रिपुरा और एक कौन सा है? और एक हो गया मेघालय। ठीक है, तो अब इसमें देखो कोई ऐसा है जो नहीं है। असम हो गया, ठीक है, मेघालय भी लिखा हुआ वो भी सही बात है, मिजोरम भी वो भी सही बात है। अब कौन आ गया? देखो यहाँ पे कर्नाटक आ गया, जबकि यहाँ होना क्या चाहिए? यहाँ पे होना चाहिए त्रिपुरा होना चाहिए, यानी कि इसका जो है ऑप्शन कौन से होगा? कर्नाटक। यहाँ पे कर्नाटक के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया संविधान की 6वीं अनुसूची में। तो आज देखो 20 क्वेश्चन हो गए हैं पूरे। आप लोग देखो सभी लोग देखिएगा कि आपके इस 20 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।